हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मॉडर्न हिस्ट्री के एक और महत्वपूर्ण सेशन में। और इसमें हम लोग कवर करेंगे मराठा किस तरह से इनका शासन व्यवस्था से लेके इससे प्रश्न हमेशा यूपीएससी से लेके अन्य विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। तो जो भी प्रमुख इनके रूलर शासक थे उनके बारे में, क्या इनकी सैन्य व्यवस्था थी, मार्केट व्यवस्था थी, सारा कुछ हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देख लीजिए, आप लोग जिस किसी का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, एसएससी, बीपीएससी या अन्य एग्जाम जहाँ पे टीआरई जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, और खास करके टीआरई और बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में, यहाँ पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी सेक्शन रहता है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं और साथ में आप अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाइए इसको देख के। तो चलिए, इस सेशन को पूरा देखिएगा, तभी आपको लाभ होगा। तो शुरू करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मराठों के उद्भव के कारण क्या थे। क्यों मराठा, क्यों उद्भव हुआ? तो देखिए, 5 कारण दिए गए हैं यहाँ पे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या कारण था। तो पहला कारण था महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, यहाँ की उबड़-खाबड़ जमीन तथा जलवायु ने मराठों को दृढ़ परिश्रमी और लड़ाकू बनाया। देखिए, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड का है, कहीं पे पठार है, कहीं पहाड़ है। तो वो जो उबड़-खाबड़ जमीन है, समतल नहीं है, मैदानी क्षेत्र नहीं है, बहुत कम है, मैक्सिमम एरिया ऊपर नीचे है। तो ये क्या करता है ना, मराठों को दृढ़ परिश्रमी, क्योंकि अगर आप एक जगह से दूसरे जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, और लड़ाकू बनाया। राइज ऑफ द मराठा पावर महागोविंद रानाडे ने लिखा था। तो यहाँ से ये बुक भी ध्यान में रखिएगा आप लोग कि राइज ऑफ द मराठा पावर किसका द्वारा लिखा गया है? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। तो अब आइए इसमें देखते हैं। फिर पहला कारण हो गया महाराष्ट्र की भौगोलिक। दूसरा कारण था औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। तो औरंगजेब से थोड़ा सा ऐसा बोला जाता है कि सबसे ज्यादा ऑफिसर्स और सैनिक औरंगजेब में थे, लेकिन जो धर्म के प्रति जो उनका विचार था, व्यवहार था, वो थोड़ा हिंदू विरोधी था। तो ये कारण ये हो गया। फिर तीसरा कारण है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के कारण भी काफी योगदान है। तो दास बोध थे गुरु रामदास। फिर दक्षिण की तत्कालिक स्थिति, जो अहमदनगर का बिखराव जो हुआ आपका इसके बाद, आपका औरंगजेब के बाद। तो यही सब कारण था कि बिखराव होने के बाद जब एक आपस में कुछ लोग लड़ने लगे तो तीसरी शक्ति होने लगती है। मतलब तीसरी शक्ति को फायदा था। दक्षिण का जो तत्कालीन स्थिति था और अहमदनगर राज्य का बिखराव था, तो वो एक कारण बना मराठों का उद्भव का। फिर जो आखिरी कारण है पांचवा, वो शिवाजी का चमत्कारी व्यक्तित्व। क्यों इतना उभरा मराठा? तो ये शिवाजी एक लीडरशिप क्वालिटी, आगे पढ़ेंगे हम लोग एक एक के बारे में कि कौन कौन से प्रमुख लीडर थे। तो चलिए, ये था कारण। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ये आपको समझने के लिए बहुत जरूरी था कि क्यों मराठा का उद्भव क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम लोग शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं। 1627 से 1680 इनका टाइम पीरियड है। तो जन्म देखिए, एकदम एक एक पॉइंट को ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि सारे ये जो पॉइंट दिए गए हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जन्म कब हुआ? तो 1627 ईस्वी को सिवनेर के किले में हुआ। कहाँ का किला? सिवनेर का। कब? 1627। माता थी इनकी जीजाबाई। पिता थे शाहजी भोसले, बीजापुर के शासक के यहाँ कार्यरत थे। ध्यान रखिए, संरक्षक थे इनके दादाजी कोंडदेव। गुरु थे इनके समर्थ गुरु रामदास। और विवाह हुआ 1640 में किसके साथ? तो साईं बाई के साथ। अब आगे देखते हैं शिवाजी के बारे में। तो देखिए क्या महत्वपूर्ण है। शिवाजी के प्रारंभिक अभियान बीजापुर के आदिल शाही राज के विरुद्ध शुरू हुए। 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता। तो पहला किला कौन सा जीता गया? तो सिंहगढ़ का। तत्पश्चात 1646 में तोरन तथा 1654 में पुरंदर का किला भी जीत लिया। शिवाजी की इन साहसिक विजयों से बीजापुर का सुल्तान क्रोधित हो गया तथा उसने शिवाजी के विरुद्ध अफजल खां के नेतृत्व में सेना भेजी।
तो अब देख लेते हैं अफजल खान से संघर्ष में क्या होता है। तो अफजल खान ने कूटनीति पूर्वक शिवाजी को मारने की योजना बनाई तथा शिवाजी के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। शिवाजी ने अफजल खान की कूटनीति को समझते हुए संधि के अनुरूप प्रतापगढ़ के जंगलों में उससे मिलने गए, जहां अफजल खान सशस्त्र आया था, मतलब शस्त्र के साथ आया था, तथा गले मिलने के बहाने शिवाजी की हत्या करने का प्रयास किया। किंतु इसके विपरीत शिवाजी ने अपने बखनखे के बार से, बखनखे एक तरह का औजार था इस टाइप का, उसके बार से अफजल खां को मार डाला। इस हमले में शिवाजी को भारी धन संपत्ति तथा अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा तथा स्थिति और भी अधिक सुदृढ़। देखिए वो हाथ लगा के बैठा था, कौन, अफजल खां, कि गला मिलेंगे, गला मिलेंगे एक दूसरे से और उसको मार देंगे। ये अफजल खां था और ये शिवाजी। तो उल्टा शिवाजी क्या हुआ, इसी को किससे मार देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बगनखे से। बगनखे एक औजार था जो हमेशा शिवाजी अपने पास रखते थे, उससे क्या करते हैं, वो अफजल खां को मार देते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, उनको काफी धन संपत्ति तथा अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। अब आगे बढ़ते हैं शाइस्ता खान से संघर्ष। ये जो था हमारा अफजल खान से, तो अब शाइस्ता खान से संघर्ष में देखते हैं क्या होता है। अफजल खान की हत्या से उत्साहित होकर शिवाजी ने मुगलों पर जोरदार आक्रमण किए। ये जो इसको से लड़ाई में जीत गए, इसको मार दिए, उससे उत्साहित होकर शिवाजी ने क्या किया, मुगलों पर जोरदार आक्रमण किए तथा उनके कई महत्वपूर्ण दुर्गों पर क्या किए, अधिकार कर लिए, जिससे तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब नाराज हो गया। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को विशाल सेना के साथ भेजा। शाइस्ता खान ने प्रारंभ में मराठा प्रदेशों को रौंद डाला। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि वो बहुत सारे प्रदेश को, जो मराठा प्रदेश उनको एकदम मतलब रौंद डाला, एक तरह से तोड़ फोड़ कर दी। और 1663 में शाइस्ता खान ने वर्षा ऋतु पूना में बिताने की योजना बनाई। शिवाजी ने अपने सैनिकों को भेष बदलकर पूना भेजा तथा मौका देखकर मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया तथा वह डरकर भाग खड़ा हुआ। ध्यान रखिएगा, शाइस्ता क्या होता है, भाग जाता है। पुणे में बारिश के दिनों में, वर्षा ऋतु में, वो वहां सोचा कि अभी रुक जाते हैं, बारिश के बाद हमला करेंगे। बट शिवाजी ने क्या हुआ, अपने सैनिकों को भेष बदल कर पुनः भेजा और मौका देकर मुगल पर आक्रमण कर कर काफी उनको क्षति पहुंचा, और इससे डर कर वो शाइस्ता खां क्या आता है, भाग खड़ा हुआ। अब है सूरत की प्रथम लूट। देखते हैं क्या है इसमें। तो शाइस्ता खां को पराजित कर उत्साहित होकर शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर वहां के 1 करोड़ रुपए प्राप्त किए। इसको हरा देते हैं और फिर सूरत पर आक्रमण करके 1 करोड़ रुपए प्राप्त किए। इसको उपरांत औरंगजेब ने राजा जयसिंह को शिवाजी से युद्ध करने भेजा। फिर औरंगजेब क्या करता है, राजा जयसिंह को शिवाजी से युद्ध करने भेजता है। तो अब देखिए जयसिंह से संघर्ष तथा पुरंदर की संधि, इसमें देखते हैं क्या होता है। जयसिंह ने वीरता व चालाकी से मराठों के कई किले जीत लिए। अंततः विवश होकर शिवाजी ने पुरंदर की संधि। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई। तो ध्यान रखिएगा, जयसिंह और किसके बीच में, शिवाजी के बीच में हुई। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दिए। संधि में क्या हुआ, देखिए 35 में से 23 किले, जो कि बहुत ज्यादा होता है, मुगलों को दे दिए तथा मुगलों की ओर से मुगलों की ओर से युद्ध करने का वचन दिया। अच्छा, दे दिया और मुगल, हाँ ठीक है। शिवाजी यहाँ पे क्या बोले, 35 में से 3 किले मुगलों को दे दिए और शिवाजी बोले कि मैं मुगल की तरफ से युद्ध करूंगा, इसका वचन दिए। साथ ही शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा, जहां उन्हें 5,000 का मनसब दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या घटना है। तो 1666 ईस्वी में शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता न मिलने के कारण औरंगजेब से मिलने आगरा गए। शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध जो मुगलों की सहायता, 1666 में शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, तो मुगलों की सहायता नहीं मिला उनको। इस कारण से क्या हुआ, औरंगजेब से मिलने वो आगरा चले गए। वहां राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की गारंटी ली। दरबार में शिवाजी को 5,000 के मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया, जिससे शिवाजी नाराज हो गए। शिवाजी को बंदी बनाकर आगरा स्थित जयपुर महल में रखा गया, किंतु शिवाजी ने कूटनीति का सहारा लिया तथा मिठाई व फल की टोकरी में बैठकर भाग निकले।
किसी तरह वहां से भाग निकले थे। अब देखिए सूरत की प्रथम लूट पढ़ चुके हम लोग, अब देखते हैं सूरत की द्वितीय लूट। तो सूरत की द्वितीय लूट 1670 में हुआ। शिवाजी 1670 में सूरत को पुनः लूटा। शिवाजी का राज्याभिषेक, तो देखिए अभी तक उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था, अब उनका राज्याभिषेक होगा 1674 में। तो देखिए शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1774 में रायगढ़, जो कि राजधानी था, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि शिवाजी की राजधानी क्या थी, तो रायगढ़ थी, ध्यान रखिएगा। रायगढ़ में काशी के प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट से करवाया तथा छत्रपति व हैंदव धर्मोद्वारा की उपाधि ग्रहण की। इस प्रकार शिवाजी ने 1774 ईस्वी में स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। उसके बाद क्या है, कर्नाटक अभियान 1776 से 78। यह शिवाजी का अंतिम अभियान था और 1678 ईस्वी में शिवाजी ने जिंजी का किला जीत लिया। जिंजी के विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी। और 1680 में देखिए यहाँ पे ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, शिवाजी का ये कर्नाटक अभियान क्या था, शिवाजी का अंतिम अभियान था। और 1678 में शिवाजी ने जिंजी का किला जीत लिया। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जिंजी का किला, जिंजी की विजय विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी। और 1680 में अत्यधिक ज्वर के कारण शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो किसके कारण, तो ज्वर के कारण शिवाजी की मृत्यु हो गई, ध्यान रखिएगा इसको। शिवाजी की 7 पत्नियां थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पुतली बाई सती हो गई। चलिए, तो मुख्य मुख्य ये था, आपका देख लिए इसमें शिवाजी के बारे में। अब देखते हैं शिवाजी का प्रशासन, जहां से प्रश्न अभी टीआरई में भी, बीपीएससी में भी और अन्य यहाँ तक यूपीएससी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका एक था अष्टप्रधान परिषद। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या था। तो देखिए शिवाजी की सहायता, जैसे अभी कैबिनेट मिनिस्टर रहता है प्रधानमंत्री का, कुछ उसी टाइप से था। तो देखिए शिवाजी की सहायता व परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, मंत्रिपरिषद, वही कैबिनेट मिनिस्टर, जिसे अष्टप्रधान कहा गया। यही पूछा जाता है, अष्टप्रधान किनका था, शासन प्रशासन व्यवस्था, तो ये शिवाजी का था, ध्यान रखिएगा। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था, जस्ट लाइक कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे अपने अपने विभाग के वो हेड रहते हैं। किंतु ये मंत्री शिवाजी के प्रसाद पर्यंत होते थे तथा इनकी स्थिति सचिव से अधिक नहीं होती थी। कहने का मतलब वो अपने डिपार्टमेंट के तो वो हेड होते थे, लेकिन मुख्यतः वो जस्ट लाइक एक मतलब क्या बोले कि वो मेन हेड तो शिवाजी ही थे, बस उनके बिहाफ में वो उस चीज को लीड करते थे। तो इसमें कौन कौन सा पोस्ट था देखिए, तो पेशवा, पेशवा मतलब होता है प्रधानमंत्री, यह संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण व निरीक्षण करता था। फिर था अमात्य, ये था मजुमदार, मजुमदार बोले तो वित्त मंत्री यानी कि फिनांस मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर को अमात्य बोलते थे। फिर था सचिव, सचिव ये क्या था, सुरनवीस या चिटनीस बोलते थे सचिव, मतलब पत्राचार विभाग का प्रमुख था। फिर था मंत्री, वकायानवीस, यह दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखता था, जो भी दरबार में कार्य हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखता था मंत्री। तथा गुप्तचर व सूचना विभाग का भी प्रमुख था मंत्री, ध्यान रखिएगा। फिर है सेनापति, सरे नौबत, सेना का नेतृत्व करना। सुमंत दबीर, यह विदेश मंत्री था, सुमंत मतलब होता है विदेश मंत्री। पंडित राव, धार्मिक बातों में छत्रपति को यानी शिवाजी को परामर्श देना। न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रमुख, सिंपल है। तो आप इसको एक बार खुद से इसको चाहे तो जिस प्रकार 2 बार 3 बार रीड कीजिए वीडियो को पॉज करके और इसको याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं, शिवाजी का प्रशासन देख लिए, अब भू राजस्व व्यवस्था देखते हैं। तो शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा भूमि सर्वेक्षण करवाया तथा भूमि माप की पद्धति अपनाई। शिवाजी ने रस्सी के बदले काठी यानी कि मानक छड़ी से भूमि की माप करवाई। तो किससे, रस्सी के बदले काठी, एक मानक छड़ी था, एक स्टैंडर्ड छड़ी थी, उससे माप करवाई। भू राजस्व की राशि प्रारंभ में 33%, टैक्स कितना था, 33% था, किंतु बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। तो अब देखिए, जो हम लोग इससे पहले देखते आ चुके थे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में जो पढ़ रहे थे, उसमें चौथ और स्वदेशमुखी की चर्चा था। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि चौथ और स्वदेशमुखी क्या था। तो देखिए शिवाजी का साम्राज्य, ध्यान पूर्वक देखिए,
शिवाजी का साम्राज्य स्वराज व मुगतई में विभाजित था। जो साम्राज्य था वो स्वराज और मुगतई में विभाजित था। स्वराज ऐसा क्षेत्र था जो प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में होता था, मतलब डायरेक्ट, प्रत्यक्ष करने का मतलब डायरेक्ट नियंत्रण में, डायरेक्ट कंट्रोल। जबकि मुगतई उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ शिवाजी चौथ और सरदेश मुक्ति वसूल करते थे। कहने का मतलब कि शिवाजी के काल में दो साम्राज्य, साम्राज्य का दो हिस्सा था। साम्राज्य जो है दो पार्ट में है, तो ध्यानपूर्वक समझिए। एक पार्ट जो है वो है आपका स्वराज, स्वराज, और दूसरा है उसको बोलते हैं मुगतई। तो देखिए स्वराज ऐसा क्षेत्र था ना, ये जो स्वराज था वो ऐसा क्षेत्र था जिसको डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है। वही मुगतई वैसा क्षेत्र जो यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किसी और का, लेकिन यहाँ से टैक्स के रूप में क्या वसूल किया जाता था। तो यहाँ से चौथ व सरदेश मुखी वसूल किया जाता था। जितना कि आप राज करो, हमको बस सरदेश मुखी चौथ, यानी कि दो तरह का टैक्स आप दे दो। और स्वराज जो था वो डायरेक्ट कंट्रोल में था। तो अब देखते हैं कि ये चौथ और सरदेश मुखी क्या होता है। तो देखिए चौथ क्या होता है। यह पड़ोसी राज्यों से उनके क्षेत्र पर आक्रमण व लूटपाट न करने के बदले वसूल किया जाता था, जो राज्य की आय का 1/4 भाग होता था। मतलब कि जो भी आसपास के राज्य है उनको धमका के डरा के रखते थे कि भाई आप इतना टैक्स मुझे दे दो, हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे। फिर सरदेश मुखी क्या था। तो देखिए शिवाजी महाराष्ट्र क्षेत्र का सरदेश मुख होने के नाते विजित क्षेत्र से उसके कुल राजस्व का 10% सरदेश मुखी के रूप में प्राप्त करते थे। देखिए अब जो क्षेत्र उनके अंतर्गत आएगा विजित क्षेत्र, तो वो उसका जो कुल राजस्व था, मान लीजिए कुल राजस्व 100 रुपया है, तो उसका 10% क्या, मतलब कि 10 रुपया सरदेश मुखी के रूप में प्राप्त करते थे। सरदेश मुखी वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। मतलब एक कहने का मतलब वो महाराष्ट्र के पूरा वो सरदेशमुख, कहने का मतलब किंग टाइप से। वो उनके अंदर जो भी विजित क्षेत्र है उन पे रूल कर रहे हैं, तो वहाँ जितना भी टोटल रेवेन्यू है, टैक्स है, उसका 10% वो सरदेश मुखी। तो यही अंतर था चौथ और ये क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन करते थे अपने राज्य से, और चौथ था कि भैया हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, आप हमको एक छोटा सा अमाउंट दे दो। और ये छोटा सा नहीं था, क्योंकि ये जो कुल आय जो था, राज्य की कुल आय का 1/4 भाग, मतलब समझिए कि ऑलमोस्ट 25% था। चलिए अब देख लेते हैं सैन्य प्रशासन। इसमें क्या खास बात थी। तो देखिए शिवाजी की सेना में पैदल सेना थी, अश्वरोही सेना यानी घोड़े पर सवार सेना, तोप खाना था, वह नौसेना भी शामिल था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है शिवाजी के बारे में, ये आपको जनरली नहीं दिखेगा अन्य अन्य सेनाओं में। इनके पास नौसेना भी शामिल थी। अश्वरोही सेना को संगठन को पागा कहा गया। तो जो अश्वरोही सेना है उसके संगठन को क्या कहा गया, पागा कहा जाता था। इसमें दो प्रकार के सैनिक होते थे, बरगीर व सिलेदार। बरगीर को राज्य की ओर से घोड़े व शस्त्र प्राप्त होते थे। ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के सैनिक होते थे, जिसमें बरगीर और सिलेदार होते थे। तो बरगीर को राज्य की ओर से घोड़े व शस्त्र प्राप्त होते थे, जबकि सिलेदार इनका प्रबंध स्वयं करते थे। तो देखिए घोड़ा जो सैनिक था वो भी दो तरह, एक बरगीर था, सिलेदार था। तो बरगीर जो है उसको घोड़ा और शस्त्र, मतलब कि हथियार और घोड़ा दोनों राज्य की तरफ से मिलती थी, सरकारी, मतलब एक तरह से बोल सकते थे। जो कि सिलेदार था वो इनका प्रधान, मतलब एक सिलेदार है, दो तरह के सैनिक है। यहाँ पे समझिए फिर से, ये शिवाजी का सैन्य व्यवस्था है जिसमें अश्वरोही सेना है जिसको पागा कहा जाता था। और इसमें दो प्रकार के सैनिक होते थे। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक में है कि जो सैनिक है, मतलब एक समझिए इसको, एक सैनिक है जिसको घोड़ा और शस्त्र दोनों राज्य सरकार देगी, मतलब वो शिवाजी की तरफ से मिलता था। और एक था, मतलब एक कहिए कि कॉन्ट्रैक्ट पे, भाड़े पे ले आए सैनिक, आप अपना घोड़ा लाइए, अपना हथियार लाइए, बस एक छोटा सा कोई अमाउंट दिया जाता था इनको, या कुछ रिवार्ड के तौर पे। तो ये था आपका सिलेदार, मतलब इनके पास राज्य की तरफ से नहीं जाता था, ये अपना सारी व्यवस्था करते थे। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज कहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि किसने कहा है डाकू राज, तो स्मिथ ने कहा है। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा है। औरंगजेब कहा पहाड़ी चूहा कहा है शिवाजी को। शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक भी कहा जाता है।
मराठा विलेखों में मोड़ी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखिए, जो भी अभिलेख जिस तरह से होते हैं उसी विलेख होते हैं, तो उसमें कौन सा लिपि यूज होता था, तो मोड़ी लिपि। ये जितने भी हाईलाइटेड दिख रहे हैं, बोल्ड दिख रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको यहीं से पूछा जाएगा। और साथ में मैं बता ही रहा हूँ कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, शिवाजी का कार्य हो गया कार्यकाल, अब उसके उनके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो 1680 में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात शिवाजी की दो पत्नियों से उत्पन्न दो पुत्रों संभाजी व राजा राम के मध्य एक उत्तराधिकार का विवाद उत्पन्न हो गया। दो पत्नियां थे, दो पत्नियों से जो दो पुत्र थे, एक संभाजी और एक राजा राम। ऐसे तो उनके कुल कितना, अभी हम लोग देखे थे, सात 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 पत्नियां थी। दो पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का विवाद हो गया। हालांकि शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी पनहाला के किले में कैद थे, जिसका फायदा उठाते हुए राजा राम ने स्वयं को शासक घोषित कर दिया। फिर आगे देखिए क्या होता है। किंतु शीघ्र ही संभाजी को मुक्त कर दिया गया तथा उन्होंने राजा राम को गद्दी से उतारकर स्वयं सिंहासन प्राप्त कर लिया। फरवरी 1989 मतलब 1689 में संगमेश्वर में धावा बोल मुगल सेनापति मुकर्रम खान ने संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया तथा दोनों की हत्या कर दी। अब देख लेते हैं, ये संभाजी के बारे में हो गया। अब राजा राम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, संभाजी की मृत्यु के समय उनका पुत्र साहू केवल 7 वर्ष का था, अतः राजा राम को मराठा शासक नियुक्त किया गया और 1691 में मुगल सेनापति जुल्फिकार खान ने जिंजी का घेरा डाला और 8 वर्षों तक राजा राम जिंजी के किले में कैद रहा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका जेपीएससी अकाउंट ऑफिसर में पूछा गया था, ध्यानपूर्वक देखिए। संभाजी की मृत्यु के समय उनका पुत्र साहू केवल कितने वर्ष का था, 7 वर्ष का, अतः राजा राम को मराठा शासक नियुक्त किया गया और 1691 ईस्वी से मुगल सेनापति जुल्फिकार खान ने जिंजी का घेरा डाला। 8 वर्षों तक राजा राम जिंजी के किले में कैद में थे। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि राजा राम कौन से किले में कैद में थे। तो देखिए, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल अन्य एग्जाम में आप देखिए, क्वेश्चन निकाल के देखिए, मेरे बोलने पे मत जाइए। आप जो जो एग्जाम दिए हैं या जिसकी भी तैयारी करें, उसका क्वेश्चन देखिए, आप फिर देखिए इससे सॉल्व होता है कि नहीं इसको पढ़ने के बाद। चलिए तो देखते हैं। फिर 1698 में राजा राम जिंजी से सतारा भागने में सफल रहा तथा सतारा को अपनी राजधानी बनाया। कौन, राजा राम जिंजी से भाग जाता है और सतारा भागने के बाद सतारा को अपनी राजधानी बनाई और 1700 ईस्वी में सतारा में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब राजा राम के बारे में और देख लेते हैं। 1716, हाँ ये चलिए तो हो गया, ये तो रिपीट हो गया, चलिए ठीक है। तो शिवाजी द्वितीय के बारे में देखते हैं। राजा राम की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना। राजा राम की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क, देखिए फिर इसका शिवाजी द्वितीय नाम रखा जाता है, राजा राम का पुत्र है ये, तो उस मेन वाले शिवाजी से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका नाम है शिवाजी द्वितीय। तथा राजा राम की पत्नी ताराबाई उसकी संरक्षिका बनी। इस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु 1707 के समय मराठों का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय मराठों का नेतृत्व किसके हाथों में था, तो ध्यान रखिएगा ताराबाई के हाथ में था। मराठों ने अपनी संघर्ष को बढ़ावा देने हेतु 1707 ईस्वी में जुल्फिकार खान के कहने पर बहादुर शाह प्रथम ने साहू को कैद से क्या किया, मुक्त कर दिया। अब उसके बाद साहू जी के बारे में देख लेते हैं। तो 1707 से 1749 टाइम पीरियड है इनका। साहू जी संभाजी के पुत्र थे, ध्यान रखिएगा, साहू जी संभाजी के पुत्र थे। उसकी माँ का नाम येसुबाई था और 1707 में साहू जी व ताराबाई की सेना में खेड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ताराबाई ने साहू जी के विरुद्ध धन्ना जी जादव के नेतृत्व में सेना भेजी थी। धन्ना जी जादव साहू जी के पक्ष में चला गया, जिससे ताराबाई की पराजय हो गई तथा दक्षिणी महाराष्ट्र भाग गई। साहू जी ने 1708 में सतारा में अपना, देखिए कहाँ हुआ साहू जी का राज्याभिषेक, सतारा में, तथा सतारा को अपनी राजधानी बनाई। इसी वर्ष साहू जी ने एक नया पद सेना को संगठित करने वाला का एक पोस्ट क्रिएट किया तथा इस पद पर बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया। अब आगे देखते हैं साहू जी के बाद। इस प्रकार मराठों दो भाग में बट गए। उत्तर में साहू जी के अधीन राज्य सतारा राज्य तथा दक्षिण में शिवाजी द्वितीय के अधीन में कोल्हापुर। तो देखिए मराठा क्या दो दो पार्ट में बट गया, कोल्हापुर और सतारा में। दोनों मराठे राज्यों के मध्य
तब संघर्ष समाप्त हुआ जब शिवाजी द्वितीय की के बाद राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र संभाजी द्वितीय कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा और 1731 में देखिए क्या होता है अब संभाजी द्वितीय ने साहू जी के साथ वारना की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार संभाजी ने कोल्हापुर से तथा साहू जी ने सतारा से शासन करना स्वीकार कर लिया। फिर अब राजा राम द्वितीय, तो 1749 में साहू जी की मृत्यु हो गई और साहू जी के दत्तक पुत्र राजा राम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया और 1750 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव से राजा राम द्वितीय से संगोला की संधि कर ली, जिसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन बन गया, ध्यान रखिएगा, पेशवा बन गया। छत्रपति नाम मात्र का प्रधान रह गया तथा सतारा के किले में बंदी की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। अब देखिए यहाँ से अब शुरू होता है पेशवा का इतिहास, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पेशवा के बारे में पढ़ते हैं। बालाजी विश्वनाथ पहले, देखिए बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक, देख लीजिए, पहले संस्थापक शिवाजी, द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। और 1708 में साहू जी ने इन्हें सेना करते का पद प्रदान किया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, साहू जी के द्वारा मिला। 1713 में इन्हें पेशवा नियुक्त किया गया। तो देखिए पहले पेशवा थे ये। बालाजी विश्वनाथ की मुख्य सफलता 1719 में मुगल बादशाह की ओर से सैयद बंधुओं द्वारा मराठों से की गई संधि थी। इस संधि के अनुसार से मराठा को दक्षिण भारत में 6 सूबे से चौथ व स्वदेश मुखी वसूल करने की अनुमति दे दी गई। इसके बदले में साहू जी ने मुगलों को 15,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता तथा प्रति वर्ष 10 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। तो देखिए किस तरह से राजपाट चल रहा था। इस संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। देखिए मराठों ने झुकाया, संधि किया किसको, अंग्रेज से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मराठों का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे, और किसने कहा था, तो रिचर्ड टेम्पल ने कहा था। ये जो 10 लाख रुपये देना और 15,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता, इसको मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। अब आगे देखते हैं बाजीराव प्रथम। ये थे बालाजी विश्वनाथ, फिर है बाजीराव प्रथम। तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बाजीराव प्रथम, ये इसके पुत्र थे, पेशवा बना। इसे लड़ाकू पेशवा तथा शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा जाता है। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार किया। मुगल साम्राज्य के संबंध में बाजीराव प्रथम ने कहा कि सड़े हुए वृक्ष के तने पर प्रहार करो, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर से देखिए इसको, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बाजीराव पेशवा बना। इससे लड़ाकू पेशवा तथा शिवाजी के पास गुरिल्ला उत्पत्ति का सबसे बड़ा, मतलब शिवाजी के बाद कोई लड़ाकू बना तो वो था बाजीराव प्रथम, और ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति में भी बहुत माहिर था। तो बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही का आदर्श का प्रचार किया। मुगल साम्राज्य के संबंध में बाजीराव प्रथम ने कहा है, इसके बारे में कहा है और कौन कहा है, तो ध्यान रखिएगा, बाजीराव प्रथम ने कहा है मुगल साम्राज्य के बारे में कि सड़े हुए वृक्ष के तने पर प्रहार करो, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। फिर है निजाम से संघर्ष, तो इसमें देखते हैं। तो देखिए बाजीराव ने 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क को पराजित किया तथा उससे मुंगी शिवगांव की संधि की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस संधि के अनुसार निजाम ने साहू जी को चौथ स्वदेश मुखी देना, संभाजी द्वितीय की सहायता न करना आदि का वचन दिया। इस संधि के उपरांत संभाजी द्वितीय को निजाम की सहायता मिलना बंद हो गई, जिससे 1731 में वारना की संधि साहू जी की अधीनता स्वीकार कर ली। अब इसके बाद देखिए मालवा का विजय। तो बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर यहाँ के मुगल गवर्नर गिरधर बहादुर को अमछेरा के युद्ध में पराजित किया। इसके उपरांत मालवा में मराठों के आक्रमण होते रहे। अंततः 1735 तक मालवा पर मुगलों का सत्ता लगभग समाप्त हो गया। ध्यान रखिएगा, मालवा पे 1735 में मुगलों की सत्ता समाप्त हो गई। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग बुंदेलखंड विजय। एक एक इंपॉर्टेंट जितने भी विजय थे उसको कवर कर लेते हैं। तो बुंदेलखंड इलाहाबाद के की सूबेदारी में था। जब इलाहाबाद के मुगल गवर्नर मोहम्मद खां बंगस ने बुंदेलखंड के नरेश छत्रसाल को अपने अधीन लाने का प्रयास किया,
तब छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी और 1728 में मराठों ने बुंदेलखंड के सभी विजित प्रदेश मुगलों से छीन लिए। छत्रसाल ने पेशवा की शान में एक दरबार का आयोजन किया। दरबार में एक मुस्लिम नर्तकी मस्तानी को पेश किया गया। किसको पेश किया गया? मुस्लिम नर्तकी मस्तानी को पेश किया गया। साथ ही कालपी, सागर, झांसी तथा हृदय नगर पेशवा को निजी जागीर के रूप में दी गई। अब आगे है गुजरात विजय। तो गुजरात में भी मराठे चौथवा सरदेशमुखी वसूल करते थे। साहू जी ने यहाँ त्रंबकराव को नियुक्त किया। त्रंबकराव स्वयं गुजरात व मालवा के राजस्व पर अपना अधिकार चाहता था, अतः 1731 में बाजीराव प्रथम ने त्रंबकराव के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अंततः 1738 में गुजरात को मराठा राज में मिला गया। देखिए गुजरात को क्या हुआ? मराठा राज में मिला लिया गया। कब? 1738 में। अब देखिए दिल्ली विजय, इसमें क्या खास है? तो 1737 में बाजीराव प्रथम अपनी सेना के साथ दिल्ली पहुंचा। वह वहां केवल 3 दिन ठहरा और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा मालवा की सूबेदारी तथा 13 लाख वार्षिक धनराशि का आश्वासन दिए जाने पर बाजीराव प्रथम वहां से हट गया। मुगल बादशाह ने निजाम को मराठों के विरुद्ध भेजा। दोनों पक्षों के बीच 1737 में भोपाल का युद्ध हुआ, जिसमें निजाम की पराजय हुई और 1738 में हुई दुर्रई सराय की संधि के अनुसार निजाम ने मालवा पर मराठों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। अब है बसीन एवं साल्सेट विजय। 1739 में मराठों ने पुर्तगालियों से बसीन व साल्सेट छीन लिया। फिर है मराठा परिसंधीय व्यवस्था। तो देखिए इसमें क्या होता है? बाजीराव प्रथम के शासन काल में राणोजी सिंधिया ने प्रारंभ में उज्जैन, फिर ग्वालियर में, मल्हाराव होलकर ने इंदौर में और पिलाजी गायकवाड़ ने बड़ौदा में, रघुजी भोसले नागपुर में क्षेत्रीय शक्ति अर्जित कर ली। ठीक है, अब देखते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के उपरांत उनका पुत्र बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद उनका प्रथम पुत्र बालाजी बाजीराव, जो भी नाना साहब से फेमस थे, वहां के पेशवा हुए। इनके काल में मराठा राज का सर्वाधिक प्रसार हुआ। तो पूछ सकता है कि मराठा राज का सर्वाधिक विस्तार किनके काल में हुआ? तो ध्यान रखिएगा बालाजी बाजीराव। फिर एक है संगोला की संधि, 1750 ईस्वी में हुआ। तो 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव तथा छत्रपति राजा राम द्वितीय के मध्य संगोला की संधि हुई। ध्यान रखें इसको। किसके किसके बीच में? बालाजी बाजीराव छत्रपति राजा राम के बीच संगोला की संधि हुई, जिसके अनुसार छत्रपति नाम मात्र का राजा रह गया, जबकि वास्तविक शक्ति पेशवा में ही निहित हो गई। फिर है पूर्वी अभियान। 1751 ईस्वी में रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण कर अलिवर्दी खां को पराजित किया। अलिवर्दी खां ने मराठों को उड़ीसा का क्षेत्र तथा बंगाल व बिहार का 12 लाख प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। अब है एक निजाम से युद्ध। तो देखिए 1745 में निजामुल मुल्क की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद में भी युद्ध प्रारंभ हो गया। क्या होगा आगे? ऐसी स्थिति मराठा आक्रमण से बचने हेतु 1752 में भाल्की की संधि द्वारा बरार का आधा क्षेत्र मराठों को दे दिया गया, किंतु शीघ्र ही हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का शासन स्थापित होते ही उसने मराठों को 1757 में सिंदखेड़ के युद्ध में तथा 1760 में उदगीर के युद्ध में चुनौती दी और इन दोनों युद्धों में निजाम की पराजय हो गई। अंततः विवश होकर निजाम को एक बड़ा क्षेत्र अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर एवं बाजीपुर मराठों को देना पड़ा। फिर है अब दिल्ली अभियान। तो देखिए अहमद शाह अब्दाली ने 1757 में पंजाब सहित संपूर्ण दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आलमगीर द्वितीय को मुगल सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर, रुहेला सरदार को नजीबुद्दौला को मीर बख्शी व अपना मुख्य एजेंट तथा तैमूर शाह को पंजाब का गवर्नर बनाकर वापस चला गया। 1752 ईस्वी में संधि के अनुसार मुगल साम्राज्य की रक्षा हेतु क्या किया? 1758 में मराठा सेनापति रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचे। रघुनाथ राव ने दिल्ली तथा पंजाब पर आक्रमण कर वहां से क्रमशः नजीबुद्दौला एवं अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह को बाहर निकाल दिया। तो फिर अब आगे क्या होगा? इसके बाद रघुनाथ राव ने पंजाब का गवर्नर अदीना बेग खां तथा उसके बाद में शहाबाजी सिंधिया को बनाकर दक्कन वापस आ गया।
इस प्रकार मराठों का दबदबा कटक से अटक तक हो गया। ध्यान रखिएगा, ये फेमस है मराठों के बारे में, उनका दबदबा कटक से अटक तक था। अब इसी में आगे हम लोग देख लेते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। इसमें क्या खास बात है, तो 1759 में अहमद अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को दंडित करने हेतु, देखिए फिर से मराठा यहाँ पर आ गया, दंडित करने हेतु पुनः भारत पर आक्रमण किया। और जनवरी 1760 में इसी रास्ते में बरारी घाट के युद्ध में साबाजी सिंधिया व दत्ताजी सिंधिया मारे गए। आगे बढ़कर अब्दाली ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बालाजी बाजीराव ने सदाशिव राव और विश्वासराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना दिल्ली भेजी। तो फिर क्या होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। इस युद्ध में अवध का नवाब सुजाउद्दौला, रूहेला सरदार नजीब उद्दौला, हाफिज रहमत खां, सऊदुल्ला खां, ढूंढी खां आदि ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, जबकि मराठों की लूटमार की आदतों से चिढ़कर सूरजमल जाट, सिखों और राजपूतों ने मराठों का साथ छोड़ दिया। देखिए अपने ही लोग साथ छोड़ दिए। मराठों के तोप खाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी खान ने संभाला, किंतु मराठों को भारी भरकम तोपें अब्दाली की सुदूर नाल तोपों के मुकाबले बेकार साबित हुई। इस युद्ध में सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव भाऊ, जसवंतराव पवार, तुकोजी सिंधिया जैसे महान मराठा सरदार तथा 28,000 मराठा सिपाही मारे गए। सोच लीजिए कितना बड़ा हानि होगा। मल्हारराव होलकर युद्ध से भाग गया। इस प्रकार पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। पानीपत के तृतीय युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी काशीराम पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ, जस्ट लाइक प्रलय के समान हुआ। ये था आपका पानीपत का तृतीय युद्ध। अब देख लेते हैं आगे माधवराव। तो देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित हो जाने के शोक में शीघ्र ही बालाजी बाजीराव की क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। इसके उपरांत मराठों का नेतृत्व पेशवा माधवराव ने संभाला। माधवराव अंतिम महान पेशवा था जो मराठों की शक्ति को पुनः स्थापित कर सके। फिर क्या होता है, माधवराव ने हैदराबाद के निजाम तथा मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए बाध्य किया। इन्हीं के काल में 1772 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से दिल्ली लाया गया तथा मुगल बादशाह ने मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया, किंतु 1772 में अकस्मात क्षय रोग से माधवराव की मृत्यु हो गई। फिर एक है नारायण राव। माधवराव की मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, किंतु 1773 ईस्वी में उसके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा की हत्या कर दी। फिर है माधव नारायण राव। तो देखिए नाना फडणवीस की सलाह पर नारायण राव की मृत्यु के बाद उसके अल्पवयस्क पुत्र को, जो वयस्क नहीं हुआ था, उसके पुत्र माधव राव द्वितीय को पेशवा बनाया गया। इससे रघुनाथ राव, जो स्वयं पेशवा बनना चाहता था, जो नाराज होकर मुंबई जाकर अंग्रेजों से सहायता मांगी। इसके इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास ने आंग्ल मराठा संघर्ष की भूमिका तैयार कर दी। तो अब हम लोग आगे देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है, 1775 से 82 के बीच में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। माधव राव नारायण राव के पेशवा बनने के बाद रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। बॉम्बे काउंसिल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने अनुमति लिए बगैर रघुनाथ राव से 1775 में सूरत की संधि कर ली। इसी के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। तो देखिए अब उसमें सूरत की संधि में क्या हुआ, इस संधि में तय हुआ कि अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। इसके बदले में अंग्रेजों को सालसेट और बसीन प्राप्त होगा। फिर है पुरंदर की संधि। इसको देखिए, कलकत्ता काउंसिल ने बंबई सरकार की सूरत संधि को मानने से इनकार कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने पुनः मराठों से पुरंदर संधि की, जिसके अनुसार सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। अंग्रेज रघुनाथ राव को कोई सहायता नहीं देंगे, बदले में सालसेट अंग्रेजों को प्राप्त होगा। परंतु यह संधि लागू नहीं हो पाई क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सूरत की संधि को वैध माना। अतः बंबई काउंसिल ने पुनः युद्ध छेड़ दिया और 1779 में मराठों ने अंग्रेजों के तलगांव के युद्ध में पराजित किया तथा बड़ा गांव की संधि की। तो अब देखते हैं बड़ा गांव की संधि क्या है। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को बंबई काउंसिल द्वारा जीती गई समस्त भूमि लौटानी पड़ी।
सेट भी अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। वॉरेन हेस्टिंग ने इस अपमानजनक संधि को मानने से इनकार कर दिया तथा पुनः युद्ध आरंभ कर दिया। इसी समय ब्रिटिश सेना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780-84 में भी उलझी हुई थी, अतः सैन्य दबाव को कम करने हेतु वॉरेन हेस्टिंग ने मराठों से संधि करना उचित समझा। अंततः महादजी सिंधिया के मध्यस्थता से अंग्रेजों तथा पेशवा के मध्य कौन सी सालवाई की संधि, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सालवाई की संधि। तो देखते हैं इसके बारे में। इस संधि के अनुसार माधवराव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया और सालसेट द्वीप अंग्रेजों को प्राप्त हुआ एवं अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया। अब देखिए, ये पहला था। दूसरा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं। तो सालवाई की संधि 20 वर्षीय युद्ध विराम थी। शीघ्र ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया और 1800 ईस्वी तक सभी महत्वपूर्ण मराठा सरदार मर चुके थे और 1794 में महादजी सिंधिया ने 1795 में माधव नारायण राव और 1799 में तुगदोजी होलकर तथा 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। तो फिर 1795 में माधव नारायण राव की मृत्यु के उपरांत बाजीराव द्वितीय पेशवा अंतिम पेशवा बना। देखिए, अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। आपसी विवाद के चलते पेशवा बाजीराव द्वितीय का दौलत राव सिंधिया ने जसवंत राव होलकर के छोटे भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी, जिससे क्रुद्ध होकर जसवंत राव होलकर ने पूना पर अधिकार कर लिया और बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण तथा बसीन की संधि कर ली। अब आगे है बसीन की संधि। तो देखिए इसमें क्या होता है। इस संधि के द्वारा बाजीराव द्वितीय की सुरक्षा हेतु पूना में ब्रिटिश रेजिमेंट रख दिया गया, जिसका खर्च बाजीराव द्वितीय को वहन करना था। यह एक सहायक संधि थी। इस संधि के उपरांत बाजीराव द्वितीय को अपनी गलती का एहसास हुआ। भोसले एवं सिंधिया ने भी बाजीराव द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया, जबकि होलकर अंग्रेजों से अलग अलग से संघर्ष कर रहा था और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने उत्तरी कमान लॉर्ड लेक तथा दक्षिणी कमान आर्थर वेलेस्ली को सौंप ली। तो ये सारा कहानी है, आप लोग सुनते जाइए, 1 से 2 बार सुनेंगे तो आप लोग को ये दिमाग में छपते जाएगा। अंततः देखिए, सभी मराठा शक्तियां पराजित हुई तथा विवश होकर उन्होंने अंग्रेजों से अलग अलग संधियां करनी पड़ी। अंग्रेजों ने भोसले के साथ, देखिए इंपॉर्टेंट है, जो जिसके साथ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, देवगांव की संधि 1803 में किया, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में तथा होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि 1805 में की। इस तरह द्वितीय मराठा युद्ध ने मराठा संघ को क्या किया? कमजोर कर दिया। अब है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखिए 1816 में रघुजी भोसले की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी अल्पवयस्क पुत्र परशु जी बना। परशु जी का संरक्षक उसकी माता बुकाबाई व अप्पा साहेब को बनाया गया। अप्पा साहेब स्वयं संपूर्ण शक्ति अर्जित करना चाहते थे, अतः उसने अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करने हेतु क्या किया? 1816 में ईस्वी में नागपुर की संधि कर ली, जो सहायक संधि थी। फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों के दमन के बहाने बाजीराव द्वितीय पर मराठा संघ को समाप्त करने का दबाव डाला। तो फिर क्या होगा? बाजीराव द्वितीय ने इनकार करते हुए संघर्ष प्रारंभ कर दिया, किंतु वह पराजित हुआ और अंग्रेजों ने 1817 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय से पूना की संधि की, जिसके अनुसार मराठा संघ को समाप्त कर दिया गया तथा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर यानी कानपुर भेज दिया गया। फिर आगे क्या होता है देखिए, अंग्रेजों ने सिंधिया पर भी सैन्य कार्यवाही कर उसे संधि हेतु विवश किया और 1817 में अंग्रेजों व सिंधिया के मध्य ग्वालियर की संधि हुई, जो सहायक संधि थी। इसी प्रकार होलकर को भी पराजित कर उसे संधि हेतु विवश किया और 1818 में अंग्रेजों व होलकर के मध्य मदसौर की संधि हुई, जो सहायक संधि थी। अतः इसमें क्या होता है, तृतीयांग मराठा युद्ध के पश्चात सतारा का हिस्सा निकालकर शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया गया, जबकि शेष भाग को मिलाकर 1818 में मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना कब? 1818 में होता है। अब आगे इसमें देखिए, तो देखिए ये इसमें बस इतना ही था। 1858 ये मराठा के बारे में, बाजीराव पेशवा शिवाजी सभी को हम लोग बहुत ही अच्छे से देखे, किस तरह शिवाजी का प्रशासन था, किस तरह मराठा का उदय हुआ। तो ये सभी को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कवर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और इस तरह के अन्य सेशन देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सभी को इसमें टच किया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप भरोसा रखें सीरीज को, प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं सभी को देखिए। चलिए तो मिलते हैं बहुत जल्द आगामी अन्य टॉपिक में।
हम लोग लेके आएँगे। चलिए तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।